नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की हमारी क्लास हिंदी व्याकरण प्लस हिंदी साहित्य पर आधारित रहने वाली है। दोनों का ही मिक्सचर रहने वाला है, ठीक है। और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने प्रश्नों को लिया है, इसलिए क्लास अंत तक ज़रूर देखें। शुरू करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? निम्न में से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है? टोपी शुक्ला, माता का अंचल, हरिहर काका, बाल गोविंद भगत। हरिहर काका नामक रचना किनकी है? तो मिथिलेश्वर की है, ठीक है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा की रचना है। बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माता का अंचल शिवपूजन सहाय की रचना है, ठीक है। टोपी शुक्ला राही मासूम रजा, बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी, माता का अंचल शिवपूजन सहाय। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? अशोक के फूल, वाणभट्ट की आत्मकथा, आलोक पर्व या फिर पुनर्नवा। तो ये सभी रचनाएं किनकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। इनमें से आलोक पर्व नामक निबंध रचना पर उन्हें 1973 ईस्वी में आलोक पर्व नामक निबंध पर 1973 ईस्वी में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, ठीक है। 1973 ईस्वी में आलोक पर्व नामक निबंध पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। किनको? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। निराला की साहित्य साधना रचना किनकी है? रामविलास शर्मा। निराला की साहित्य साधना रचना किनकी है? आलोचनात्मक रचना किनकी है? तो रामविलास शर्मा जी की। इनकी कुछ अन्य प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे प्रेमचंद भारतेंदु युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। सभी महत्वपूर्ण है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत किनके द्वारा रचा गया है? तो यतीन्द्र मिश्र द्वारा रचा गया है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित व्यक्ति चित्र, नौबत खाने में इबादत का संबंध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रच्छन्न का अर्थ निम्न में से क्या हो जाएगा? छिपा हुआ, कौशल, पाठ्यचर्या या फिर निस्वार्थ। तो प्रच्छन्न का अर्थ है छिपा हुआ। प्रच्छन्न का अर्थ क्या हो जाएगा? छिपा हुआ। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा? मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक कौन है? गुणाकर मूले। भारतीय लिपियों की कहानी के लेखक रहे गुणाकर मूले। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ? हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें प्राप्त हुआ था? जी शंकर कुरूप, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर फिराक गोरखपुरी। तो हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा नामक कृति के लिए 1968 में दिया जाता है, ठीक है। हिंदी भाषा का कहा जा रहा है, ना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला? अगर बात की जाए कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, अगर बात की जाए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार वह किन्हें दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप एक मलयालम लेखक थे। इन्हें 1965 ईस्वी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। जी शंकर कुरूप प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले एक मलयालम लेखक थे, जिन्हें 1965 ईस्वी में इस पुरस्कार से नवाजा गया। दूसरी ओर हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया जाता है। आधुनिक कबीर किन्हें कहा गया? आधुनिक कबीर किन्हें कहा गया? तो नागार्जुन को। आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहा गया। नागार्जुन की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, ठीक है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विप्लव देखा हमने। अगला प्रश्न देखेंगे। हबीब तनवीर की रचना कारतूस निम्न में से किस विधा की रचना है? कारतूस किनकी रचना है? तो हबीब तनवीर की रचना है। यह किस विधा की रचना है? तो यह एक एकांकी विधा की रचना है, ठीक है। हबीब तनवीर की रचना कारतूस एक एकांकी है। हबीब तनवीर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं जिनसे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे चरणदास चोर, ठीक है। हबीब तनवीर की महत्वपूर्ण रचना जैसे चरणदास चोर, इसके अलावा शतरंज के मोहरे, ठीक है। चरणदास चोर, इसके अलावा शतरंज के मोहरे, आगरा बाजार इत्यादि।
3 बोला मैंने, चरणदास चोर, शतरंज के मोहरे, आगरा बाजार। ये क्या, ये हबीब तनवीर की कुछ महत्वपूर्ण अन्य रचनाएं हैं। रसखान का रचनाकाल किस मुगल शासक के समकालीन था, या फिर कहें तो रसखान किसके समकालीन थे निम्न में से, बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो रसखान जो थे ये जहांगीर के समकालीन थे, रसखान जहांगीर के समकालीन थे। रसखान का मूल नाम क्या था, तो सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम क्या रहा, सैयद इब्राहिम। और रसखान की कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ रहीं, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयम। ये चारों रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, इनसे संबंधित प्रश्न बनते हैं। कौन कौन सी रचनाएं रहीं, सुजान रसखान, इसके अलावा प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। ठीक है, सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ये सभी रसखान की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं रहीं। दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस रचना के लिए प्राप्त हुआ। दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी उन्हें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए प्राप्त हुआ। ठीक है, साहित्य अकादमी उन्हें संस्कृत के 4 अध्याय के लिए प्राप्त हुआ। दिनकर को साहित्य अकादमी नामक पुरस्कार संस्कृत के 4 अध्याय के लिए प्राप्त हुआ। कब, तो 1959 ईस्वी में। 1959 ईस्वी में दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। वहीं उर्वशी के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है 1972 ईस्वी में। उर्वशी के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में दिया जाता है और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 में दिया जाता है संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना के लिए। इसके अलावा ये सभी रचनाएं किनकी है, तो दिनकर की ही है। परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरि नाम, ठीक है, रेणुका, ये सभी रचनाएं किनकी है, दिनकर की है। अगला प्रश्न देखेंगे, कुंवर नारायण द्वारा रचित आत्मजयी क्या है, तो एक प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण द्वारा रचित आत्मजयी एक प्रबंध काव्य है। कुंवर नारायण द्वारा रचित आत्मजयी क्या है, एक प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न देखेंगे, अच्छा, कुंवर नारायण के अगर कुछ अन्य काव्य संग्रह की बात करें तो जैसे चक्रव्यूह, ठीक है, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं इन दिनों। ठीक है, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, आमने सामने, कोई दूसरा नहीं इन दिनों, ये सभी रचनाएं किनकी है, ये सभी काव्य संग्रह किनका है, तो कुंवर नारायण का है। अगला प्रश्न, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सौ पद धोए, किस कवि की पंक्तियां हैं ये। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ये पंक्तियाँ किनकी है, तो ये पंक्तियाँ हैं नरोत्तम दास की। ये पंक्तियाँ किनकी है, तो नरोत्तम दास की है। इन कहानियों का अनुक्रम क्या हो जाएगा, इन कहानियों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, तो इनका हमें क्या देखना पड़ेगा, पहले रचना काल देखना पड़ेगा। इंसान के खंडहर का रहा आपका 1950। अच्छा, ये सभी रचनाएं किनकी है, तो मोहन राकेश की है। ये सभी रचनाएं मोहन राकेश की हैं। ठीक है, ये सभी रचनाएं किनकी है, तो मोहन राकेश की हैं। इंसान के खंडहर का प्रकाशन वर्ष रहता है आपका 1950। इंसान के खंडहर हो गया आपका 1950। नए बादल का हो गया आपका 1957। नए बादल का क्या हो गया आपका 1957। जानवर और जानवर का हो गया आपका 1958। जानवर का क्या हो गया आपका 1958। एक और ज़िंदगी का हो गया आपका 1961। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, सबसे पहले आपका, अच्छा, ये क्रमानुसार ही दिया गया है। देखिए, इंसान की खंडहर 1950, नई बादल 1957, जानवर 1958, एक और ज़िंदगी 1961, तो ये क्रमानुसार ही है। अगला प्रश्न देखेंगे, पोधन अन में कौन सी संधि है, तो पोधन अन में अयादि संधि है। इसका संधि क्या हो जाएगा आपका, पवन। ठीक है, पवन। अयादि संधि का एक ट्रिक क्या है। अगला प्रश्न क्या है, इसका बताया मैंने उत्तर। पोधन अन में कौन सी संधि है, तो अयादि संधि है। और ये इसका जो संधि क्या हो जाएगा आपका, पवन। ठीक है, इसका संधि हो जाएगा पवन। एक मिनट, इसका संधि हो जाएगा आपका पवन। जैसे अयादि संधि वाले शब्दों को हम कैसे पहचानेंगे, तो अयादि संधि वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो अय, ये काफ़ी बार बता चुके हैं पहले ही, या तो अय या फिर आय, यहाँ पे नीचे हलंत है, आओ,
या फिर आओ। ठीक है, अगर अयादी संधि वाले जितने भी शब्द होंगे ना, ऐसे शब्दों के मध्य में आपको या तो आए या फिर आए या आओ या फिर आओ की ध्वनि सुनाई देगी। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक है एक छोटा सा अयादी संधि को पहचानने का, या फिर कहे तो सभी संधियों को पहचानने का एक ट्रिक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने अभी अयादी संधि के बारे में बताया। अगला प्रश्न देखेंगे। बेगम, बेगम शब्द है, बेगम शब्द है, बेगम कैसा शब्द है? तुर्की, अरबी, फारसी या फिर इनमें से कोई नहीं। बेगम कैसा शब्द है? तो बेगम एक तुर्की शब्द है। ठीक है, बेगम तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की के कुछ अन्य शब्द हैं जैसे उर्दू, कालीन, कैंची, कूली, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, लाश, लफंगा, सुराग, ये सभी जो शब्द है ये सभी तुर्की शब्द है। फिर से एक बार बोल रही हूँ, जैसे उर्दू हो गया, कैंची, कालीन, कूली, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, मुगल, उसके बाद हो गया आपका लाश, लफंगा, सुराग, ये सभी क्या है आपके तुर्की भाषा के शब्द हैं। इनमें से कौन सा भेद विकारी नहीं है? इनमें से कौन सा भेद विकारी नहीं है? इनमें से कौन सा भेद विकारी नहीं है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण शब्द भेद, क्रिया विशेषण शब्द भेद विकारी नहीं है। ठीक है, क्रिया विशेषण शब्द भेद विकारी नहीं है, यह एक अविकारी शब्द भेद है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बाकी ये सभी यहाँ पे आपके विकारी हो जाएंगे, विकारी शब्द भेद हो जाएंगे। देश में आज कई गांधी मिल जाएंगे, वाक्य में गांधी शब्द है। देश में आज कई गांधी मिल जाएंगे, देश में आज कई गांधी मिल जाएंगे। इसमें जो गांधी शब्द है वह कौन सा संज्ञा में आ जाएगा? आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जो शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा शब्द में आएगा। गांधी शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द में आ जाएगा। देश में आज कई गांधी मिल जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगा आपका? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध हो वो क्या हो जाता है आपका? जातिवाचक संज्ञा शब्द हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी की बात नहीं की जा रही है, मैं गांधी के जैसे की बात की जा रही है। ठीक है, गांधी के समान लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एक पर्टिकुलर अगर गांधी की बात की जाती है यहाँ पे, अगर महात्मा गांधी की बात की जाती है तो वो हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक में, परंतु यहाँ पे गांधी जैसे लोगों की बात की जा रही है। ठीक है, तो इस वजह से ये किस में आ जाएगा आपका? जातिवाचक में आ जाएगा। अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा आपका अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा अनुग्राहिका, 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 अनुग्राहिका। अगला प्रश्न देखेंगे। तर्पण शब्द के विशेषण क्या हो जाएगा? तर्पण शब्द के विशेषण, तर्पण शब्द के विशेषण तर्पणीय, तर्पित, तर्पी, ये सभी क्या है? ये सभी आपके तर्पण शब्द के विशेषण में आ जाएंगे। तर्पण शब्द के विशेषण ये सभी होंगे, तीनों ही होंगे। अभिउपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा? अभिमान, अभ्यागत, अभ्युदय, ये सभी हैं। ठीक है, अभिउपसर्ग से ये तीनों ही शब्द बने हैं। अभिधन मान, अभ्यागत का हो जाएगा अभिधन आगत, अभ्युदय का हो जाएगा अभिधन उदय। ठीक है, अभिधन उदय, अभिधन उदय, अभिधन आगत, अभिधन आगत, अभिधन मान, ऐसे। बेरहम, बेरहम शब्द में कौन सा समास है? बेरहम शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास है। बेरहम शब्द में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? साहित्य के क्षेत्र में अनेकों वाद चल चुके हैं, प्राण निकल गया, केवल उसके पास 2 रुपए हैं, उसने मोती का एक हार खरीदा। तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वह है केवल उसके पास 2 रुपए हैं, केवल उसके पास 2 रुपए हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियमवदा कहते हैं। प्रिय बोलने वाली स्त्री को प्रियमवदा कहते हैं। और कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो मितभाषी। कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी, कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। हरिगीति का छंद के संबंध में, हरिगीति का छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? हरिगीति का छंद के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यह सममात्रिक छंद है, सही है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है, ये भी सही है। 16 और 12 मात्राओं पर यति का प्रचलन है, ये भी सही है। दोहा और रोला छंदों के मिलाने पर यह छंद बन जाता है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, हरिगीति का छंद के संबंध में यह विकल्प गलत है। अगला प्रश्न है,
इनमें से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना रांगे राघव की नहीं है? तो घरौंदा, राई और पर्वत, यशोधरा जीत गई, ये तीनों ही रचनाएं, ये तीनों ही उपन्यास किनके हैं? तो रांगे राघव जी के हैं। ठीक है, घरौंदा, राई और पर्वत, यशोधरा जीत गई, ये तीनों ही उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। किनकी रचना है? तो रांगे राघव की उपन्यास विधा की रचना है। परंतु अनामदास ये आपका रांगे राघव की रचना नहीं है। यहाँ पे अनामदास का पोथा होता तो जैसे कि ये हो जाता आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित रचना। ठीक है, अनामदास का पोथा अगर रहता तो। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म बनाई? फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना पर शैलेंद्र ने तीसरी कसम नामक फिल्म बनाई? तो उर्फ मारे गए गुलफाम। ठीक है, ये सभी रचनाएं किनकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। परंतु शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म शैलेंद्र ने तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु की किस रचना पर बनाई, ये पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका उत्तर हो जाएगा उर्फ मारे के गुलफाम नामक रचना पर तीसरी कसम फिल्म बनाई गई शैलेंद्र के द्वारा। अगला प्रश्न, मनु भंडारी की किस रचना पर फिल्म रजनीगंधा बनी? मनु भंडारी की किस रचना पर फिल्म रजनीगंधा बनी? तो यही सच है। ठीक है, यही सच है नामक रचना पर रजनीगंधा फिल्म बनाई गई। ठीक है, मनु भंडारी की कहानी यही सच है नामक रचना पर रजनीगंधा फिल्म बनाई गई। बाकी ये सभी रचनाएं किनकी है? तो मनु भंडारी जी की ही है। तो आज की क्लास का ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।